आज का हमारा टॉपिक है वेब जनरेशन। हम अब पढ़ेंगे कि कैसे अब हम ग्लोबली कनेक्ट हुए हैं, कैसे हमें टाइम टू टाइम वेरीज करके हमें हमें कैसे कैसे हमें चीजें मिली कि कब किस वेब में क्या आया, किस वेब में क्या आया। ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेब जनरेशन होता क्या है। ठीक है। वेब जनरेशन होता क्या है और वेब जनरेशन हमारी कितनी होती है। वेब को कुछ 4 चरणों में हमें हमें क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, वेब 4.0। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे गए हैं और आते भी हैं। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हुआ है। लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर्स में किसी ना किसी शिफ्ट में किसी ना किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चंस डाले गए हैं। वेब जनरेशन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर चरण में तकनीक उपयोगिताओं का और इंटरनेशनल और डेटा हैंडलिंग बदलते हैं। ठीक है। हर चरण में मतलब जिस तरीके से 1.0 वेब में कुछ आया, 0.1 में हम कुछ कर सकते हैं, 3.0 में हम कुछ फैसिलिटीज का हम लाभ उठा सकते हैं, 4.0 में हम किन्हीं बातों का लाभ उठा सकते हैं। ऐसे वेब जनरेशंस क्या है, वर्गीकृत है। वेब 1.0 का नाम बोला गया है स्टैटिक वेब। क्वेश्चन बिल्कुल मैच इट की फॉर्म में आ रहे हैं। वेब 1.0 का क्या नाम है, स्टैटिक वेब। ठीक है। जो 1991 से 2004 के टाइम पीरियड में इसको बोला गया है। ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या है कि ये सिर्फ पढ़ सकता था। ठीक है। ये है सिर्फ रीडिंग करने का काम कर सकता था उस टाइम पर। 1.0 जो स्टैटिक वेब है सिर्फ रीडिंग का काम कर सकता था। वेबसाइट केवल जानकारी दिखाती थी। ठीक है। सिर्फ जानकारी दिखाती थी कि हाँ आपको ये सब पढ़ना है, ये आपको सिर्फ पढ़ना है, और यही जानकारी दिखाती थी। नंबर 2 पे ये दिखाता था स्टैटिक HTML पेजेस। हर पेज एक फाइल थी, कोई डायनामिक बदलाव नहीं था। मतलब कि ऐसे नहीं था अगर कोई HTML से हमने कोई फाइल डाल डाल दी तो उसमें है ना कोई चेंजेस नहीं होते थे। ठीक है। जो भी चेंजेस थे ना वो एक बार जो डल गई ना फाइल, वो एक बार डल गई। अब क्या हो रहा है, अब हम कोई एक फाइल अगर डाल रहे हैं तो उसमें ना मैनिपुलेशन कर लेते हैं, चेंजेस कर लेते हैं। डाटा क्या होता है, चेंज हो जाता है एक ही पेज पे, है ना। पहले जो हमारा वेब 1.0 जो स्टैटिक वेब है उसके अंदर क्या रहता था, हमारा स्टैटिक HTML पेजेस रहते थे। मतलब उसके अंदर हम कोई भी उस पेज में हम बदलाव नहीं कर सकते थे। ठीक है। लो यूजर इंटरेक्शन, जो यूजर का है ना वो इंटरेक्शन भी क्या रहता था, बहुत कम रहता था। कमेंट फॉर्म मुश्किल से होते थे। ठीक है। मतलब कि कमेंट्स वगैरह है जो वो बहुत कम होते थे पहले। जैसे कि एक टीवी हो गया, अपना टीवी को मान लेते हैं। ठीक है। टीवी में क्या है, हम कमेंट नहीं दे सकते। हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अब हमें कोई दे रहा है तो उसको हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, सुन पा रहे हैं, सिर्फ देख पा रहे हैं। हमारा इंटरेक्शन ना वो नहीं हो पा रहा है बिल्कुल, कि हम कहीं पर कमेंट कर दें, नहीं हमें ये चीज अच्छी नहीं लगी, ये चीज हमें समझ में नहीं आई, ऐसे कमेंट नहीं कर सकते हम। तो ये वाला कौन सा वेब था, हमारा स्टैटिक वेब। इसमें सर्वर साइड रेंडरिंग रहता है, पेज सर्वर से तैयार होकर आता है। ठीक है। इसमें जो स्टैटिक वेब है इसमें सिर्फ सर्वर से ही रेडी होकर आता था। ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कोई भी डायनेमिक चेंजेस कर रहे हैं, कोई उसके अंदर कोई बदलाव ला रहे हैं फिर उसको वेब पे अपलोड कर रहे हैं, नहीं। सर्वर से ही रेडी होकर आता था हमारा जो भी इंफॉर्मेशन और कोई भी जो भी हमारी इंफॉर्मेशन रहती थी। स्क्रीन बिल्कुल दिख रही है मेरी? यस मैम। अब सही है? यस मैम। ओके। ठीक। उदाहरण इसका है कि सरकारी सूचना साइटें, पहले के न्यूज पोर्टल। ठीक है। पहले के टाइम पे जैसे हमारी सरकारी जो सूचनाएं रहती थी वो सब। ठीक है। एंजल फायर्स और जियो सिटीज, ये सब पहले के हमारे क्या थे, कुछ उदाहरण हैं जहां पर हम क्या कमेंट नहीं कर सकते।
जहां पर हम कमेंट नहीं कर सकते, वो हमारी वेब 1 है, स्टैटिक वेब। नो सोशल मीडिया, नो वीडियोस, नो टेक्स्ट, नो इमेजेस। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। सिर्फ क्या रहती थी, एक पेज रहता था, सिर्फ सरकारी सूचनाएं रहती थी या फिर कोई भी न्यूज रहती थी। ठीक है, नीचे इसने बोला है वेब 1.0 युग के इंटरनेट बस पढ़ने का साधन था, वेबसाइट डिजाइन द्वारा बनाई जाती थी। डिजाइनर कोई भी होता था, जो वेबसाइट डिजाइन कौन करेगा, जो भी वेबसाइट HTML पे अपलोड कर रहा है, और यूजर सिर्फ देख सकता था। हम यूजर कौन है, अब हम हैं यूजर। हम सिर्फ क्या कर सकते थे, सिर्फ देख सकते थे, कुछ लिख या शेयर नहीं कर सकते थे। ठीक है, वेब 0.1.0 में हम क्या कर सकते थे, सिर्फ पढ़ने का काम कर सकते थे। वहां पे सिर्फ वेब जो भी है वो डिजाइन होके ऑलरेडी यूजर को मिलते थे, सिर्फ वो देख सकते थे और उसमें कुछ भी लिख या शेयर कर नहीं सकते थे। क्लियर। वेब 2.0 इसका क्या है, सोशल इंटरेक्टिव वेब रहा है, 2004 से प्रेजेंट तक चल रहा है 2.0। ठीक है, और जो 1.0 था उसका 2004 तक क्या हो गया, खत्म हो गया। और ये क्या है, जो 2004 तक रहा है। ठीक है, 2.0 का क्या नाम है, द सोशल या फिर इंटरेक्टिव वेब, जिसमें हम क्या कर पा रहे हैं, साथ में यूजर क्या कर पा रहा है, कमेंट कर पा रहा है कि ये चीज मुझे समझ नहीं आई है, ये चीज मुझे समझ में आई है। ठीक है, ये फैसिलिटी किसने दी है, वेब 2.0 ने दी है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि ये रीड और राइट दोनों कर सकता है, यूजर कंटेंट बना सकते हैं, यूजर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कंटेंट दे भी सकते हैं, वहां पर खुद से पेज बना भी सकते हैं। अब जो 2.0 ने वेब दिया है, अब 1.0 ने क्या था, सिर्फ पढ़ना पढ़ना था। ठीक है, वहां पे हम कुछ नहीं कर सकते थे, कुछ अपनी तरफ से कोई कंटेंट ऐड नहीं कर सकते थे, कोई कमेंट ऐड नहीं कर सकते थे, हम कुछ अपनी बात नहीं बता सकते थे कि नहीं हमें ये चीज, यहाँ पे ये चीज पसंद नहीं आई, तो ये नहीं, आप हमें ये दो, है ना, ये हमने नहीं किया। इसने बोला यूजर जनरेटेड कंटेंट। अब आजकल क्या चल रहा है, यूजर जो जनरेट कर रहा है वही कंटेंट हम क्या कर रहे हैं, वेब पर डाल रहे हैं। जो भी व्लॉग हो गए, कोई भी वीडियो हो गई। अब यूट्यूब है, कोई यूजर है कितना फ्रीली अपलोड कर रहा है वीडियोस, है ना। सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, ट्विटर, ये सब क्या है, ये यहाँ पर हम क्या कर रहा है, एक यूजर खुद हैंडल कर रहा है अकाउंट को, है ना। वहां पर पढ़ भी रहा है, वहां पे लिख भी रहा है, वहां पे कमेंट भी कर रहा है, वहां वहां इमेजेस भी अपलोड कर रहा है, वहां पे टेक्स्ट भी डाल रहा है, वहां पे ऑडियो भी डाल रहा है। ठीक है, ये सब हम किसमें कर सकते हैं, 2.0 वेब में। ओके, इसने बोला एजेक्स जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स, जो कि क्या है, पेज बिना रिफ्रेश हुए अपडेट होते हैं। हमें अब वेब 2.0 तब से यूज करने लग गए हैं, हमें रिफ्रेश करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती कि बार बार जाओ, हर बार क्या पेज को रिफ्रेश करो, है ना। हमें अब रिफ्रेश करने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक ही हमें क्या देता है, अपडेटेड वर्जन देता है किसी भी सॉफ्टवेयर का। ये क्या है, रिच मीडिया है, क्या है, रिच मीडिया है, वीडियो, लाइव स्ट्रीमिंग और इंटरेक्टिव यूआई। जो भी हमारी इंटरेक्टिव क्लासेस रहती हैं, अब जैसे कि ये इंटरेक्टिव क्लास है हमारी, है ना, इसमें क्या कर पा रहे हैं आप मुझे सुन भी पा रहे हैं, मैं डाटा को भी देख पा रहे हो, हाँ, और मुझे देख भी पा रहे हो, और क्या है, और सब वीडियोस हुई, व्लॉग्स हुए, किसी की निजी जिंदगी हुई, जिसके बारे में हम बहुत इजी से आज क्या कर पा रहे हैं, रिच मीडिया की हेल्प से हम वेब 2.0 की मदद से हम उन सब चीजों को पा रहे हैं ना। इनका बेस्ट एग्जांपल है हमारा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, विकिपीडिया और रेडिट, व्हाट्सएप। ये सब क्या है, हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं वेब 2.0 के। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठते हैं कि व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर द वेब 2.0, व्हाट आर द एग्जांपल्स फॉर द वेब 2.1.0। ओके, ऐसे ब्लॉग्स, फॉर्म्स एंड मैशअप्स, दो सेवाओं को जोड़ना, जैसे कि गूगल मैप्स और रियल एस्टेट। ठीक है, गूगल मैप को भी जोड़ दिया और रियल एस्टेट को भी जोड़ दिया। ठीक है, हम ये सब भी हम किस में कर सकते हैं, वेब 2.0 में कर सकते हैं। इसने बोला है कि वेब 2.0 में यूजर सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, सिर्फ ले नहीं रहा है, वहां पर क्या है, प्रोड्यूसर भी है, और सोशल नेटवर्किंग भी कर रहा है, वीडियो शेयरिंग भी कर रहा है, और क्लाउड टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करके इंटरनेट को दो तरफा बना रहा है। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पढ़ा था ना,
जो भी हम इंटरनेट के हमारी कोई भी इंफॉर्मेशन है, हमारा डाटा है, उसको हम क्लाउड कंप्यूटिंग कर देते हैं। क्या इंटरनेट के थ्रू क्या कर देते हैं, बादलों में भेज देते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। हमारा डाटा है जो सेफली कहाँ है, बादलों में है। ठीक है, तो बादलों वाला एग्जांपल भी कहाँ पर आ गया, 2.0 में आ गया। इसमें यूजर क्या है, कंज्यूमर, कंज्यूमर नहीं है। अब 1.0 में क्या था, सिर्फ कंज्यूमर था, वो सिर्फ पढ़ सकता है, उसमें कुछ नहीं कर सकता वो। पर यहाँ पे वो पढ़ भी सकता है, लिख भी सकता है, कमेंट भी कर सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो सब कुछ कर सकता है ना। ठीक, नेक्स्ट है वेब 3.0, जो कि इसका नाम है सिस्टमैटिक या फिर डिसेंट्रलाइज्ड वेब। ठीक है, ये एक सिस्टमैटिक तरीका दे दिया इसने हमें। ठीक है, ये इमर्जिंग कर रहा है 2020 ऑनवर्ड्स, 2020 के बाद से ही क्या ये इमर्ज कर रहा है। ठीक है, और इस वेब की विशेषताएं हैं कि ये सिमेंटिक वेब, इसका नाम बता दिया गया है। मशीनें डाटा का मतलब समझें, लिंक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, मतलब कि सिस्टमैटिक है, सिमेंटिक है। इसने बोल दिया कि जो मशीनें, जो डाटा कोई भी लिंक दे रहा है, उस लिंक के थ्रू क्या कर पा रहे हैं हम, कहीं एक जगह से दूसरी जगह पर जा पा रहे हैं, है ना। नेटवर्क टू नेटवर्क, किसी लिंक के थ्रू हम कहीं पे जा पा रहे हैं, लिंक टू लिंक। डिसेंट्रलाइज्ड, इसने बोला ब्लॉकचेन, पीयर टू पीयर नेटवर्क, आईपीपीएस सॉलिड। ठीक है, ये सब कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं। इसने बोला एआई और मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन, जो भी आजकल हम एआई से सीख पा रहे हैं, मशीन लर्निंग जो भी हम सीख पा रहे हैं ना, ये सब भी हमारी 3.0 की देन है। व्यक्तिगत अनुभव और मैम मशीन लर्निंग क्या हुई? मशीन लर्निंग, हम आज मशीन लर्निंग कंप्यूटर लर्निंग नहीं हो गई है, ये एक अच्छे मशीन कंप्यूटर लर्निंग लर्निंग सही, है ना। जो मशीन से सीखते हैं, यस हाँ, मैम। मशीन से सीख रहे हैं हम। अब एक वॉशिंग मशीन है, उससे भी तो हम सीख ही रहे हैं कि कहाँ पर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है ना। अब कोई भी मशीन मेकर है, उसने भी तो कुछ ना कुछ सीखा ही। अब लैपटॉप है, ये क्या है, एक मशीन है, यहाँ से हम सीख रहे हैं। हमारी मोबाइल्स हैं, ये क्या मशीन है। यस, एआई टूल्स हो गए, और ये सब जो जितने भी हमारी इंटरनेट फैसिलिटीज जो हमें मिल रही हैं, ये सब क्या है, मशीन लर्निंग है ना। हमें क्या दे रहे हैं ये हमें सर्च, स्मार्ट सर्च दे रहे हैं ना। हम यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, और ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक चीजें हो रही हैं आज। ठीक है, यूजर डाटा ओनरशिप, अब एक कोई भी यूजर है, उसका ओनरशिप मिल रहा है उसको। अब मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग करती हूँ, मेरा एक पर्टिकुलर चैनल है, मेरा एक ओनरशिप है कि उस चैनल पर जो भी घटित हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। ठीक है, मैं हूँ यूजर, अपना डाटा का मालिक हूँ, वो भाई डाटा मेरा है, वो मैंने डाला है। ठीक है, उसका जिम्मेदार मैं हूँ, उसका सारा पैसा मुझे मिलेगा, उसका अगर नुकसान होगा तो वो मेरा होगा, है ना। अगर वो साइट अगर कुछ क्लेम कर रही है या फिर कुछ गलत काम कर रही है, तो उसका भी जिम्मेदार कौन है, वो ओनरशिप है, वो खुद जिम्मेदार होगा। जो कि किसने वेबसाइट दी है, ये फैसिलिटी किसने दी है, 3.0 ने दी है। ठीक है, सिमेंटिक वेब। इनका उदाहरण है, डिसेंट्रलाइज ऐप होती है इनकी। ठीक है, ये कुछ ऐप हैं, अभी तक तो क्वेश्चन आया नहीं है यहाँ से, क्या पता आ जाए। यूनिस्वैप और ओपन सी। ठीक है, ये डिसेंट्रलाइज्ड कुछ ऐप दी गई हैं 3.0 जीरो ने। सिस्टमैटिक सर्च दिया हुआ है, गूगल नॉलेज ग्राफ दे रखी है, श्री समझता है क्या, सुबह का नाश्ता क्या है। ठीक है, श्री सब कुछ समझता है ना, हर चीज क्या है, फीडेड है कि अब ये करना है, अब वो करना है, एआई आ गया सारी चीजों में। ठीक है, एआई किसने दे दिया, 3.0 की देन है। 3.0 की देन कौन है, एआई। ठीक है, पर्सनल एआई असिस्टेंट्स हो गए, चैट जीपीटी हो गए, आप सब यूज करते हो गए ना। बैड हो गया, एआई ड्राइवन रिकमेंडेशन, जो भी एआई हमें रिकमेंड कर रहा है, क्या बेटर फैसिलिटीज दे रहा है ना। कोई भी चीज नहीं समझ में आई, आप तुरंत एआई के पास जाते हो और क्या हो, एक बेटर फैसिलिटी लेते हो, एक पर्सनल असिस्टेंट के रूप में उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, है ना। आपका मन नहीं लग रहा, उससे बात कर रहे हो, आप अपनी बात शेयर कर पा रहे हो, वो आपकी बात को क्या कर पा रहा है, वो सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, इमोशंस के थ्रू भी आपके साथ क्या कर रहा है, वो पैचअप कर रहा है ना। तो पर्सनल असिस्टेंट हो गया हमारा कौन, एआई। ये भी किसकी देन है, 3.0 की देन है। 3.0 में डाटा को मशीन समझती है, मशीनें समझती हैं, यूजर को अपने डाटा पर नियंत्रण मिलता है, और ब्लॉकचेन जैसी केंद्रीकृत तकनीकें सुरक्षित सुरक्षा और ट्रांसपेरेंसी लाती हैं। ठीक है, कि हम अपने डाटा को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेब 4.0, जो कि हमारा फ्यूचर वर्जन है। ठीक है,
ये क्या है, सिम्बोटिक वेब कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सिम्बोटिक वेब। ठीक है, ये 4 वेब है, चौथे का नाम क्या है, सिम्बोटिक वेब। अभी परिकल्पना है, अभी तक इसका कोई ठोस मानक नहीं है। ठीक है, 4.0 है अभी, मतलब कि फ्यूचर के लिए रख दिया गया है कि फ्यूचर में जो आएगा। ठीक है, अभी तक इसका कोई रियल वो नहीं आया है कि हाँ इसका रियल टाइमिंग क्या है, इसमें क्या लेके आए जाएंगे, क्या तकनीक आएंगी। बट 3.0 तक क्या आ गई, हमारी एआई टूल्स आ गए हैं। ठीक है, जो वेब 1.0 था उसके अंदर सिर्फ पढ़ सकते थे, उसमें यूजर कुछ नहीं कर सकता था। और फिर 2.0 में क्या है, अब यूजर क्या है, प्रोड्यूसर भी है पढ़ना और लिखना। कंज्यूमर। मैं पढ़ना लिखना जी, आया इसमें। हम पढ़ सकते हैं मैम, लिख भी सकते हैं इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, हम मतलब कि अपने तरीके से काम कर सकते हैं। और यस मैम। 3.0 ने क्या कर दिया, हमें एआई दे दिया है ना, एआई मशीन, टूल्स यस दे मैम। दिया, दे दिया हमें, बिल्कुल बिल्कुल लाइव टू लाइव क्या दे दी, कॉन्वर्सेशन दे दी। ठीक है, तो मैम जो इंटरेटिव वेब है यानी कि 2.0 वाला वेब है, हाँ जी, इसका जो टाइमिंग है जो अब तक है, और 4.0 तक जो आएगा उसका टाइमिंग 2004 से अब तक का है ना, प्रेजेंट टाइम। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ठीक है मैम। ये कंटिन्यू में ही है अपना, एआई भी अभी चल रहा है ना, और ये जीरो हम्म। पॉइंट 2.0 भी अभी चल रहा है। अब चल यस क्या मैम। नहीं रहा है, ये 1.0 नहीं पॉइंट चल रहा जीरो है नहीं ना। चल रहा। यस मैम। कहीं पे ऐसी इंफॉर्मेशन अभी हम कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम कहीं पे अपने सुझाव नहीं दे सकते। हर हम्म। हर तकनीक में हम क्या कर पा रहे हैं, आज हम सुझाव दे पा रहे हैं। इवन हम ये एफएम रेडियो वगैरह होते हैं ना, इनमें भी हम यस क्या कर मैम। पा रहे हैं, इसमें इनमें भी हम अपने पॉइंट ऑफ सुझाव दे व्यू पाते। दे सकते हैं ना। हर चीज यस मैम। फैसिलिटी को क्या कर सकते हैं हम, उनको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो नेक्स्ट है हमारा 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, ये कुछ हमारे 7 लेवल्स हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक, फिजिकल। यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल एडजेक्टिव पूछा जाएगा कि व्हाट आर द सीक्वेंस फॉर द 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। ठीक है, हमें ये लर्न करना है। एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल। ठीक है, हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकता है, कोबोल, फाइबर, वायरलेस और रिपीटर्स। जो भी हमारे राउटर वगैरह हैं, ये सब किस चीज में आ जाएंगे, फिजिकल, जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं ना, जिन भी इक्विपमेंट्स को हम क्या कर सकते हैं, फिजिकली टच कर सकते हैं, वो क्या आ जाएंगे, फिजिकल में आ जाएंगे। ठीक है, डाटा लिंक में कौन आ गया, फ्रेम्स आ गए, पीपीटी आ गया है, स्विच ब्रिज, जो भी उस पर्टिकुलर मोडम को और उस राउटर को क्या कर रहा है, मिलाने का काम कर रहा है, हमें डाटा लिंक दे रहा है। फिर आ गया हमारा नेटवर्क। नेटवर्क क्या दे रहा है, हमें पैकेट्स दे रहा है कि हाँ आप इतने पैकेट्स यूज करो, आप इतना पैकेट्स यूज करो, दिन का इतना जीबी डाटा यूज करो, है ना। आपको क्या दे रहा है, एक प्रोटोकॉल दे रहा है, ये आईपी दे रहा है, इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल, और आईसीएमपी, आईपी, एसईसी, आईजीएमपी। अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये एंड टू एंड कनेक्शन है। अब एंड टू एंड कनेक्शन का क्या मतलब होगा, जैसे कि अब ये क्लास जहां से स्टार्ट हुई, जहां पर खत्म हुई, ठीक है, एंड टू एंड। ठीक ऐसे हमें क्या देता है, ये कनेक्शंस देता है। टीसीपी हमें ट्रांसफर प्रोटोकॉल देता है ये, और यूडीपी। ठीक है, सेशंस देता है ये हमें, क्या 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 सेशंस में देगा, क्योंकि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड कर सकते हैं, है ना। और इसके कुछ मॉडल्स हैं, एपीआई, सॉकेट्स और विनशॉप। फिर प्रेजेंटेशन आएगा, इसको सीक्वेंस में ही आएगा ये क्वेश्चन आएगा तो, कि इनको अरेंज करो। ओके, अरेंज द 7 लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल। अभी तक तो नहीं आया है। ठीक है, एप्लीकेशन एंड यूजर लेयर, एचटीटीपी आ जाएगा, इसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाएगा, आईआरसी आ जाएगा, एसएसएच आ जाएगा, और डीएनएस आ जाएगा, डोमेन नेम सिस्टम। ये हमारी किस में आ जाएंगी, एप्लीकेशंस में आ जाएंगी। ये ओएसआई मॉडल है जिसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है, जो हमने यहाँ पढ़ा है वैसे। नेक्स्ट है हमारा टीसीपी आईपी। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल है ये हमारा, क्या है, इंटरनेट संबंधित प्रोटोकॉल, इंटरनेट रिलेटेड प्रोटोकॉल है। किसी नेटवर्क पर सूचना का आदान प्रदान करने के लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं, है ना। कि अब जैसे कि आप मुझे जुड़ पा रहे हो, मुझे सुन पा रहे हो, है ना,
मैं आपको सुन पा रही हूँ। इसका कुछ प्रोटोकॉल है, कुछ रूल्स हैं। क्या है? कुछ रूल्स हैं। क्या रूल्स हैं? कि आप मेरी को आवाज सुन पा रहे हो, किसकी वजह से सुन पा रहे हो? वॉइस ओवर की वजह से, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल की वजह से। कि एआई ने या हमें फैसिलिटेटर्स ने क्या दिया, ये फैसिलिटी दी है कि कोई इंसान धरती के किसी भी कॉर्नर से किसी भी कॉर्नर तक क्या कर सकता है, अपनी वॉइस को पहुंचा सकता है। तो वो एक प्रोटोकॉल है, वो एक सेट ऑफ रूल्स है कि उस रूल के थ्रू, है ना। तो टीसीपी क्या कर रहा है? एक रूल सेट कर रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं? प्रोटोकॉल। रूल्स को क्या बोल देंगे? प्रोटोकॉल। ऐसे नहीं बोल देते कि भाई अब मेरे ना प्रोटोकॉल्स के बाहर है ये चीजें, है ना, ये मेरा प्रोटोकॉल नहीं मानता है, मेरे रूल्स नहीं कहते हैं कि ऐसे करना है। तो कुछ प्रोटोकॉल्स सबमिट होते हैं, जैसे कि हर किसी के कुछ रूल्स होते हैं कि कुछ निश्चित, हाँ अभी इसके बिना तो ये चीजें होंगी ही नहीं, है ना। कि अब हमें ट्रिप पे जाना है, ट्रिप पर जाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पापा मम्मी की परमिशन। सबसे पहला प्रोटोकॉल क्या है? परमिशन, है ना। तो हर चीज का एक प्रोटोकॉल है, एक रूल है, जिसको क्या कहा गया है? उस रूल को प्रोटोकॉल कहा गया है, टीसीपी। इंटरनेट भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, नेटवर्क पर हम कुछ भी ओवर इंटरनेट हम क्या करते हैं? अगर कोई एक सामान दूसरी सामान कहीं पर भेज रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक फाइल दूसरी फाइल पर भेज रहे हैं, या एक जगह से दूसरी जगह पे कुछ भेज रहे हैं, तो इंटरनेट टू इंटरनेट जो हमारा वहां पर रूल लग रहा है, जो प्रोटोकॉल लग रहा है, वो क्या लग रहा है? टीसीपी आईपी। ठीक है। अब आपके पास व्हाट्सएप पे कुछ भी आ गया, मान लो कोई लिंक आ गया। अब वो लिंक किसके थ्रू आया, क्यों आया, कैसे आया, कैसा आया, ये सब क्या है? रिकॉर्डेड है ना। ये इस टीसीपी जो आईपी प्रोटोकॉल है, इसके अंदर क्या है? मेंशन हो चुका है कि हाँ ये लिंक यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, है ना। एक प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट फॉलो करता है, जिससे क्या है? ये टीसीपी आईपी उसको कहा जाता है। ठीक है। जो इंटरनेट पर कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इंटरनेट पे हम कोई भी काम कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई सामान भेज रहे हैं, इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, तो वो किसकी वजह से भेज रहे हैं? टीसीपी आईपी। ठीक है, ट्रांसफर प्रोटोकॉल की वजह से भेज रहे हैं, इंटीग्रेटेड प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी एक डाक विभाग की तरह कार्य करता है। कंप्यूटरों का परस्पर त्रुटिहीन संचार सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार की आवश्यकताएं होती हैं: एड्रेस, पता, और पहुंचन सूचना पहुंचना, है ना। एक तो एड्रेस की जरूरत होती है, जैसे कि मैंने अभी बताया। अब मेरे को आपको कोई फाइल भेजनी है ना, तो मुझे अभी ये पता होना चाहिए किस एड्रेस पे भेजनी है। अब एड्रेस क्या है? एड्रेस है कविता जी, कविता जी के पास मुझे क्या भेजनी है? एक फाइल भेजनी है। कविता जी ने क्या किया? उस एड्रेस को मुझे दिया कि ये एड्रेस है, मैंने कविता जी का नंबर निकाला, उस फाइल को उस पे डाल दिया, मतलब कि वो एड्रेस होना चाहिए। और जो सूचना है वो पहुंचाने के लिए कुछ एक सुरक्षित माध्यम होना चाहिए ना, एक सुरक्षित माध्यम। कि अब मैं कोई चीज भेज रही हूँ, अब मेरी भी तो एक वो होनी चाहिए प्राइवेसी की, हाँ ये चीज मैंने यहाँ भेजी है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी वो फाइल सेफ है या नहीं है ना। तो जो ये प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? टीसीपी आईपी। ये टीसीपी आईपी क्या दे रहा है हमें? सेट ऑफ रूल दे रहा है कि आप इंटरनेट पे कोई भी काम करोगे, कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पे कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, किसी एड्रेस पे कोई इंफॉर्मेशन भेज रहे हो, तो उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के बाद या लेने के बाद क्या है, कौन काम कर रहा है वहां पे? टीसीपी आईपी कर रहा है, वहां पे निगरानी कर रहा है कि कहाँ पर आपका डाटा जा रहा है, कहाँ पर आपका डाटा नहीं जा रहा है। टीसीपी मूलतः सूचना के आदान प्रदान के लिए उसको छोटे छोटे पैकेट्स में भी विभाजित करते हैं। उनके पुनः संयोजन, रीसेंबल और सुरक्षित पहुंचाने का एक नियम होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पर सुरक्षित तरीके से क्या पहुंच जाए, हमारी फाइल पहुंच जाए। ना कि यहाँ से मैंने भेज दी कविता जी के पास, और कविता जी के पास तो वो फाइल पहुंची नहीं, बीच में चोरी होगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये कौन दे रहा है? ये फैसिलिटी हमें टीसीपी आईपी दे रहा है कि आपकी ये फाइल यूजर के पास एकदम क्या पहुंचेगी? टाइम टू टाइम पहुंचेगी और एकदम सही स्टिक पहुंचेगी। ठीक है। आईपी उस पर गंतव्य स्थान का प्राप्त पता लिखने की औपचारिकता को पूरा करता है। ठीक है। एक एक एड्रेस जो होता है ना, जैसे कि अब मैं आपको बोल दूं कि ना आप सब
अपने अपने नोट्स बना के ना मेरी मेरी जीमेल पे भेज दें, स्वीटी कौशिक 527221। ठीक है, मैंने ये बोल दिया ओके कि यहाँ पे है ना, इस पे भेज दो। अब मेरा एड्रेस क्या था, स्वीटी कौशिक 22125। ठीक है, ये क्या था, मेरा एड्रेस था। तो इस एड्रेस पे भेजोगे तभी तो मेरे पास आएगी। अब आप यूज कुछ और कर रहे हो, है ना, तो वो एड्रेस से पहुंचेगी कैसे? आप कोई एड्रेस गलत भर रहे हो, मान लो स्वीटी कौशिक 22111 जो भी मैंने बोला, ठीक है, आप उसके जगह पे 2287 कर दिया आपने, तो मतलब एड्रेस ही गलत है आपका, तो मेरे पास पहुंचेगी ही नहीं वो। ठीक है, आईपी कौन है, आईपी एक एड्रेस क्या करता है, हमें एड्रेस का पता पाने के लिए एक औपचारिकता को पूरा करता है कि हाँ एड्रेस होना जरूरी है। पते को हम मानकीकृत रूप में, जैसे कि user@hostname.domain। डोमेन नेम क्या होता है, जो हम बाद में अपने जीमेल या ईमेल लगाते हैं ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगाया स्वीटी कौशिक bantha.santha.com 231। ठीक है, यहाँ लगा दिया मैंने santhabantha.com और 231। ओके, ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा टीसीपी आईपी एड्रेस है। चलो मैं एक बार और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाती हूँ आपको कि डोमेन मतलब 1 2 3 डिजिट में। देखिए मैं बताती हूँ आपको, जैसे कि मैंने लिखा स्वीटी कौशिक, ठीक है, स्वीटी कौशिक 22121, ठीक है, @gmail.com। ठीक है, अब जो ये स्वीटी कौशिक 22347 है, ये क्या है, ये है यूजर नेम। क्या है, यूजर नेम, क्या है, यूजर नेम। अच्छा, अब जो ये 223 सॉरी, ये @ क्या लग गया, ये @ एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या कर रहा है, यूजर नेम को और डोमेन नेम को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है ना। ठीक है, ये @ क्या कर रहा है, डोमेन नेम को यूजर नेम और यूजर नेम को जोड़ रहा है। जोड़ रहा है, ज्वाइन कर रहा है ना। ठीक है, अब ये जो ये gmail.com, ये जो gmail.com है, ये क्या है, ये इसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, DOMIN डोमेन, ठीक है, डोमेन नेम, इसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन नेम। जो ये है हमारा डोमेन नेम है, ये हमारा यूजर नेम है, इसको हम यूजर नेम बोलते हैं। और ये @ है जो डोमेन नेम और यूजर नेम को क्या करता है, एक साथ करता है। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। इसमें इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटर्स अथवा वेबसाइट का एक मेन दिया जाता है, जिसको आईपी एड्रेस कहते हैं। अब किसी भी एड्रेस का एक पर्टिकुलर नाम होता है कि ये एड्रेस यहाँ पे पहुंचना है। ठीक है, ये हाउस नंबर है आपका कोई, ये गली नंबर है, ये फिर गली के अंदर एक और गली है, फिर गली के अंदर एक और गली है। मतलब कि बिल्कुल इंटरनेट प्रोटोकॉल देता है, क्या देता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस देता है कि ये एकदम ठीक है, इस ये एक विश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य एक एड्रेस है। ठीक है, इसने बोला इसके 4 भाग होते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो 1 2 3 4, यहां से क्वेश्चन रिपीटेड है। क्या क्वेश्चन रिपीटेड है कि आईपी एड्रेस को जानिए, आईपी एड्रेस क्या है, वहां पर आपको दे देंगे कोई भी, जैसे कि संख्या दे दी 1 1 पॉइंट 2 3 4 पॉइंट 7 2 1 पॉइंट, ठीक है, 1 1 1, ठीक है, ये दे दिया, और 2 3 संख्या और दे दी। और आपको टिक करना है किसको, इसको टिक करना है, क्योंकि आपको पता है ये आईपी एड्रेस करेक्ट है। 3 3 3 और 2 और लास्ट में पॉइंट। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आईपी एड्रेस का एक तो हर प्रोटोकॉल है। बार तो इसने मैम हर ये बार प्रोटोकॉल, 192 ही आएगा नहीं 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 नहीं, फिर? सेट है ये सेट है, ये कोई और, सेट है। ये किसी और का होगा ये एड्रेस। ठीक है, अच्छा हर किसी का एड्रेस सेम नहीं होगा ना, हर अच्छा, किसी तो का थ्री एड्रेस थ्री टू का रेशियो चेंज चलेगा होगा। इसमें। हाँ जी, रेशो चलेगा 3 3 3 2।
ठीक है, अच्छा 333 3 3 2 ये इसका क्या चलेगा, रेशो चलेगा किसका, आईपी और एड्रेस। पॉइंट, और मैम जैसे कि पॉइंट होगा ना, हाँ जी 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 बिल्कुल, और मैम जो हमारा इसके ट्रांसफर आगे भी पॉइंट प्रोटोकॉल, है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल 192 के आगे भी पॉइंट है ना मैम। जी, 192.168.210.15 ठीक है, ये हमारा आईपी एड्रेस होता है। के ठीक लिए है, मैम, उदाहरण के लिए के बाद भी पॉइंट है क्या या ना, उदाहरण के लिए तो ये तो कॉमा है जी, कॉमाज कॉमा। आ गए दिख रहे हैं ना, हाँ हाँ ठीक जी, है, ये कॉमा है। देन ठीक है 192.168.210 ठीक है, मतलब कि मेन क्या है, 3 3 और 3 का, 2 ठीक है, 2 और 2, 332 ठीक है, 3 3 3 2 ये हमारा क्या है, आईपी नंबर। आईपी आईपी नंबर है, ठीक है, हमारा आईपी एड्रेस है। और हर किसी भी का क्या नाम है प्रोटोकॉल का, हर किसी ट्रांसफर का प्रोटोकॉल का क्या है, एक आईपी एड्रेस अलग है, हर किसी का अलग होगा, हर किसी का सेम थोड़ी होगा। आपके घर का एड्रेस और मेरे घर का एड्रेस सेम थोड़ी है, नहीं ना, ऐसे ही यस मैम। अलग है। किसी भी दो कंप्यूटर्स या वेबसाइट का पता एक जैसा नहीं हो सकता, जैसा कि अब हमने ऑलरेडी पढ़ा है। प्रत्येक डिवाइस जैसे कंप्यूटर, सर्वर, प्रिंटिंग, स्मार्टफोन का एक न्यू यूनिक एड्स होता है, एड्रेस होता है, और कम्युनिकेशन के लिए वे इंटरनेट प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ठीक है, टीसीपी आईपी के डिजाइन ने आईपी एड्रेस को एक 32 बिट नंबर के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आया गया है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बिल्कुल रिपीटेड है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन, इसको लिख लो, अपने नोट्स में ऐड कर लो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन में पूछा गया था, पिछले साल में, नहीं तो उससे पिछले साल में। ठीक है, कि जो आईपी एड्रेस है ना, उसकी कितनी बिट होती हैं, आईपी एड्रेस की हमारी होती है 32 बिट। ठीक है, और ये क्वेश्चन तो पिछली बार वाला ही है, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि आईपी है जो, टीसीपी आईपी है जो एड्रेस है, उसमें उसके कितनी बिट होते हैं। ठीक है, उसके कितने होते हैं हमारे, 32 बिट होते हैं, 32 बिट नंबर के रूप में परिभाषित किया गया है। ये क्वेश्चन तो यहाँ से रिपीट है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ मैं यहाँ, क्योंकि ये रिपीट है तो हम इंपॉर्टेंट मानेंगे। और कोई भी क्वेश्चन रिपीट हुआ नहीं है आज तक, बहुत कम हुआ है। हाँ, यहाँ से आगे कुछ पूछ लेंगे। अब आईपी एड्रेस के बारे में यहाँ पे 32 बिट पूछ लिया, क्या पता किसी और आईपी एड्रेस के बारे में पूछ ले, किसी और से रिलेटेड पूछ ले, है ना। या तो टीसीपी आईपी का जो है क्या है, 32 है। ठीक, और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन या वर्जन 4 या IPv4 के नाम से जानी जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इस 32 बिट की उसको क्या बोल देंगे हम, IPv4, क्या बोल देंगे, IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल V4 वर्जन 4। ठीक है, इसको हम क्या बोल देंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। बाद में इंटरनेट के व्यापार विकास और इसके परिणाम स्वरूप उपलब्ध पतों की कमी के कारण 1995 में एड्रेस के लिए 128 बिट उपयोग करके एक नया परिचित सिस्टम आईवीपी IPv6 विकसित किया। ठीक है, क्या 1995 में क्या आया, IVPF आया। ठीक है, जिसने IPv6 आया, जिसमें 128 बिट का उपयोग करने लग गए। ठीक है, लैंग्वेज कैसे चेंज है, देखिए, ओएसआई मॉडल और टीसीपी के बीच में अंतर। ठीक है, ओएसआई ओएसआई का पूरा नाम क्या है, ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन। ठीक है, इंटर कनेक्शन का मतलब एक दूसरे के अंदर ही कनेक्शन होना, वो क्या है, ओएसआई मॉडल। ठीक है, इसे ओएसआई ने विकसित किया है। ठीक है, किसने किया है, ओएसआई ने। इसमें 7 लेयर हैं जो हमने पढ़ी थी। यह मॉडल केवल कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, यह वर्टिकल अप्रोच को फॉलो करता है। वर्टिकल क्या होता है, ये वाला हमारा कौन सा है, ये वर्टिकल अप्रोच होती है। ठीक है, मतलब नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की अप्रोच को
फॉलो करता है। इस मॉडल का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसका लेस यूज है इसका, ठीक है। इसने बोला टीसीपी आईपी मॉडल, इसका पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है। जो ट्रांसमिशन, जो हमारे ट्रांसमिशन उसको कंट्रोल करने का एक प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है। क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल है। इसे आर्पनेट ने विकसित किया। आर्पनेट एक नेट है, ठीक है, जो सबसे पहले आया, जो हमें सबसे पहले मिला इंटरनेट, वो कौन है? आर्पनेट है, ठीक है। सबसे पहले आया आर्पनेट, जिसने क्या किया? इसको विकसित किया। किसको? टीसीपी आईपी मॉडल को। इसमें 4 लेयर होती हैं। यह कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस दोनों प्रकार का होता है, ठीक है। कनेक्शन भी देता है और कनेक्शन कम देता है, ये दोनों प्रकार का होता है। यह ओरिजेंटल अप्रोच करता है, ठीक है। ये ऐसे अप्रोच करता है, ना कि ऐसे। क्लियर? इस मॉडल का उपयोग ज्यादा किया जाता है, आप सभी को भी पता है। टीसीपी आईपी का एड्रेस का जो भी है मॉडल का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। फिर क्या है? यूआरएल। यूआरएल से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यूआरएल यूआरएल की तो फुल फॉर्म में पूछी गई है अभी तक तो, कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। सब डोमेन इसका क्या दिया गया है? जैसे कि ये क्या है? ये अभी मैंने पीछे जैसे कि बताया था, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, है ना, किसी भी चीज के। तो अब इसने क्या बोल दिया? कुछ प्रोटोकॉल्स दे दिए। हम इंटरनेट पे जाते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करते हैं, ठीक है। मैंने सर्च किया क्यूट ड्रेसेस, ठीक है, क्यूट ड्रेसेस डाल दिया, तो वहां पर इंटरनेट पे गए हैं, तो इंटरनेट ने एक प्रोटोकॉल दे दिया हमें, एचटीटीपी। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। और आजकल जो एक और प्रोटोकॉल जो चल रहा है, एचटीटीपी से भी ज्यादा अच्छा है, वो क्या है? HTTPS। क्या है? एस मतलब सिक्योर। अब सिक्योर वाला ज्यादा यूज करने लग गए लोग, ठीक है, कि सिक्योरिटी भी मिल रही है उसके अंदर आपको, ठीक है। ये HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है एक, जो क्या कर रहा है? हमें एक डोमेन दे रहा है, सब डोमेन। देखो www. कोई भी www, मेरा कोई भी अकाउंट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया क्यूट ड्रेसेस, ठीक है, क्यूट ड्रेसेस डॉट amazon.com, ठीक है, मतलब amazon.com। अब ये क्या है? ये क्या है? सब डोमेन है। www को क्या बोल दिया इसने? सब डोमेन। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, इसको क्या बोलते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, www, ठीक है। 1990 में ये आया था, और इसको कौन लेके आया था? इसको लेके आया था टिम्बरलिनी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि www को कौन लेके आया था? इंटरनेट की फैसिलिटी, इंटरनेट और www किसने दिया था? टिम्बरलिनी ने दिया था 1990 में, 1990 में। मैम टिम्बरलर्नी। हाँ जी, टिम्बरलिनी 1990 में, ठीक है। ये हमारा यूआरएल होता है। ये एक यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, कि किसी का भी क्या पता देना है, एक लोकेट करना है, कि ये जगह पे, ये जगह वहां मिलेगी, ये जगह वहां है, ये जगह वहां है, ठीक है। अब amazon.com है, amazon.com मुझे कहाँ लेके जाएगी? शॉपिंग ऐप पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं education.com पे जाऊं तो मुझे कहाँ लेके जाएगी? एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर, है ना। अब मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट डाला, flipkart.com, वो कहाँ लेके जाएगा मुझे? शॉपिंग पर। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ यूआरएल एप्पल वाला, ठीक है, एप्पल.com डाल रही हूँ, तो वो मुझे कहाँ लेके जाएगा? एप्पल स्टोर पे लेके जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ टाइप्स ऑफ डोमेन भी दिए गए हैं। देखो .edu जो कि हमें एजुकेशन पे लेके जाएगा, .com कोई भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, .mil, .name, .organize, गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट रहेगी, वो गवर्नमेंट की वजह से आएगी। .info कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए हमें .info, .net, .pro, ठीक है। ये सब क्या है? अलग अलग डोमेन है। क्या है? अलग अलग डोमेन है। ये कुछ डोमेन्स यहाँ पे दिए गए हैं, जो कि डोमेन दिए गए हैं, जैसे कि
कॉम किस चीज के लिए यूज होगा, डॉट कॉम हमारा कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज होगा, ठीक है। एजुकेशन EDU है जो एजुकेशन के लिए, GOV है जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के लिए, INT है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, MIL है जो मिलिट्री ग्रुप्स के लिए, ठीक है। NET है जो नेटवर्क स्पोर्ट एंड सेंटर्स के लिए यूज होगा। ORG है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो उनके लिए क्या यूज करेंगे हम, org.org। इनके सामने सबके सामने डॉट डॉट हम लगा लेंगे, ठीक है। रिसेंटली a few more first level are proposed as, जैसे कि आर्ट्स जो कि कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को डिनोट करेगा, फर्म बिजनेस और फर्म्स को डिनोट करेगा, इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन हमें देता है वो वहां पे कौन लग जाएगा, .info। ये कुछ हमारी शॉर्टकट कीज हैं, इधर हमारी ये इधर हमारी कुछ शॉर्टकट कीज हैं, और ये इधर हमारी कुछ एक्सटेंशंस नेम है जहां से क्वेश्चंस पूछा जाएगा, बिल्कुल पूछा जाएगा, बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। ये हमें याद करके जाना है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, इसको लर्न कर जाना भाई। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो याद करके जानी ही जानी होती है ना, इसको याद कर जाना और इसको भी याद कर जाना, ठीक है। ये फाइल, इस फाइल को, इस पेज को जरूर याद कर जाना, ओके। डॉट टेक्स्ट है जो किसके लिए यूज होता है, टेक्स्ट के लिए यूज होता है। कहाँ पे होता है ये, नोटपैड में। .dox किस लिए, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग के लिए, जो कि हमारा MS वर्ड होता है। .pdf डॉक्यूमेंट पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल के लिए, जो कि हमारा एडोब रीडर होता है ना, जो भी हमारा PDF रीडर होता है। .png इमेज के लिए होगा, ठीक है, कोई भी पेंट कर रहे हैं वहां पर PNG यूज होगा। JPG और JPEG किसके लिए होगा, इमेज के लिए होगा, जो कि हमारा पेंट के अंदर हम क्या करते हैं, वहां पर कोई भी पिक्चर को नहीं लगा देते हैं, पेंट के यहाँ पे जाते हैं हम, है ना, किसी पिक्चर को लगा देते हैं। .tif भी किसके लिए होगा, इमेज के लिए होगा। क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकता है, विच आर द यूज फॉर द इमेजेस, इमेज के लिए कौन से एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन यूज होते हैं। ऑप्शंस में इधर से भी 2-3 दे देंगे और इधर से भी 3 दे देंगे, तो आपको सर्च उनको सेलेक्ट करना होगा कि PNG, JPG, JPEG और .tif। ये सब फाइल एक्सटेंशन किसके लिए हैं, इमेज के लिए हैं, ठीक है। आपके ऑडियो के लिए 2 हैं, WAV और MP3 आप सभी को भी बहुत अच्छे से पता होगा। MP3 आपके फोन्स में भी एक आई गेस MP3 के नाम से ही आते होंगे, जो म्यूजिक सिस्टम्स के नेम है ना, मेरे फोन में तो MP3 के नाम से ही है। तो हमारा ऑडियो के लिए कौन कौन यूज है, WAV और MP3, ठीक है। अच्छा, हमारा वीडियो के लिए कौन यूज है, MP4, ठीक। अच्छा, एलिमिनेशन के कौन है, .gif, ठीक है। जो भी हम अब व्हाट्सएप पे जो हम वो भेज देते हैं ना, वो थम्स अप, चलता हुआ थम्स अप, हाँ, ऐसे चलती हुई जो एलिमिनेशन वीडियोस भेज देते हैं, है ना, बाय बाय भी भेज देते हैं, ऐसे वेव करता हुआ हाथ भी भेज देते हैं, ठीक है। वो किसके थ्रू जाएगा, हमारा GIF के थ्रू जाएगा, ठीक है। वीडियो के लिए एक और आ गया हमारा .avi, ठीक। हमारा स्प्रेडशीट के लिए कौन यूज होगा, .xls, ठीक है। कंपाउंड फोल्डर के लिए .zip, और वीडियो के लिए फिर से एक और आ गया WMV, ठीक। वीडियो के लिए हमारे पास 3 आ चुके हैं, MP4, AVI और WMV वीडियो के लिए। PPT स्लाइड शो के लिए, पब्लिकेशंस PUB.mov किस चीज के लिए, ये भी हमारा वीडियो के लिए आ गया। वीडियो के लिए हमारे 4 एक्सटेंशंस आ चुके हैं, क्या क्या आए हमारे, MP4, AVI वीडियो, और हमारी आई है WMV और MOV, ठीक है। .exe ये हमारा किस चीज के लिए है, एग्जीक्यूटेबल फाइल के लिए, जो सेल्फ रनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, जो सेल्फ रनिंग फाइल्स होती हैं उनके लिए क्या यूज करेंगे हम, .exe। ये थोड़ा सा ये कम भी पूछ सकते हैं ना। इधर हमारे कुछ शॉर्टकट कीज हैं, Ctrl+A यूज होगा हमारा सिलेक्ट ऑल, पेज को कंप्लीट सेलेक्ट करने के लिए। Ctrl+B हमारा रहेगा बोल्ड करने के लिए। Ctrl+C कॉपी करने के लिए। Ctrl+X कट करने के लिए। Ctrl+N न्यू पेज को या न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट के लिए हम किसको यूज करेंगे, Ctrl+N को करेंगे। चलो मैं बता ही देती हूँ, ABCD, ठीक है।
EFGHIJKLMNOPQRST अभी तक तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछे नहीं गए हैं, और ये हमारी कुछ शॉर्टकट कीज होती हैं जो हमें याद करनी बहुत जरूरी और याद करनी है, इसको याद करनी है। ठीक है, कर लोगे? नेक्स्ट है हमारा ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल्स के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखो अलग से दे दिए हैं कि ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स के लिए हमारे क्या क्या यूज हो सकते हैं, और वीडियो फाइल फॉर्मेट्स के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो के लिए और ऑडियो के लिए यहाँ पे अलग अलग से दे दिया है। द कंप्लीट इमेज फाइल एक्सटेंशन, अब कंप्लीट इमेज फाइल एक्सटेंशन के लिए हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जेपीजी कर सकते हैं, पीएनजी कर सकते हैं, जीआईएफ यूज कर सकते हैं, आरएडब्ल्यू यूज कर सकते हैं, एसवीजी कर सकते हैं, एचईआईसी कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियो फाइल एक्सटेंशन के लिए डॉट वेव, डॉट FLAC, डॉट MP3, डॉट OGG, और क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से क्वेश्चन रिपीट है, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है, यहाँ इसको मैं बोल देती हूँ इंपोर्टेंट क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से, ये नहीं कि क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, क्वेश्चन बने हुए हैं, बिल्कुल बने हुए हैं, ये फाइल बहुत अच्छी है। ठीक है, ये हमारा एक क्वेश्चन आ गया, जैसे कि क्या क्वेश्चन, द फ्लोइंग लिस्ट इंडिकेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट्स विच ऑफ देम इज डिवोटेड एग्जीक्यूटिव टू ग्राफिक फाइल फॉर्मेट्स। इसका आंसर मुझे बताओ एक बार। इसने बोला ग्राफिक्स फाइल फॉर्मेट्स के लिए PNG, GIF और JPEG। मैम ग्राफिक्स हम कहाँ पे लगाएंगे, इमेजेस में लगाएंगे। ठीक है, फाइल ग्राफिक्स में मैम C या D में से कोई है एक? बी ऑप्शन, B, PNG, GIF और JPEG। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए देखिए, इमेज दे रखा है, वीडियो दे रखा है, ऑडियो दे रखा है, और वर्ड प्रोसेसिंग दे रखा है, इनको एक बार मैच कर दो। ऑडियो तो अभी हो पढ़ गई के आए। MP3, ऑडियो MP3 हो गई, और वीडियो MP3 वाला ऑप्शन देखें मैम, एक मिनट। अब ये देखो MP3 क्या, JPEG। मैम B वाला। यस, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। जी मैम जी। अब ये वाला देखो इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑडियो फाइल फॉर्मेट्स, इसका आंसर बताएं। ऑडियो, इसने बोला ऑडियो, A है क्या? WAP और A और B? AAC, हाँ जी, A और ए और B। ठीक है, ये ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखिए, द इंटरनेट बिगिन विद द डेवलपमेंट ऑफ, यहाँ साथ में आंसर दे रखे हैं, आर्पनेट। हमने अभी पढ़ा था ना, जो इंटरनेट का जो बिगिनिंग हुई थी वो किससे हुई थी, आर्पनेट से हुई थी। कहां से हुई थी, आर्पनेट। आर्पनेट सबसे पहला नेटवर्क था जो हमें इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, सबसे पहला आर्पनेट क्या था, इसको कंप्यूटर मान लो, इंटरनेट मान लो, कनेक्शन मान लो, नेटवर्क मान लो, आर्पनेट पहले सबसे पहला ही एक मशीन था जो हमें मिला, ये मान लो। ठीक है, इंटरनेट के उसमें, इंटरनेट का प्रारंभ 1969 में अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा आर्पनेट एडवाइस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेट के विकास से किया गया। आर्पनेट को दुनिया का पहला नेटवर्क कहा जाता है जिसमें 4 दूरस्थ कंप्यूटर आपस में जोड़े गए थे। ठीक है, 4 कंप्यूटर्स क्या किए गए थे, आपस में जोड़े गए थे, फिर उससे क्या हुआ था, आर्पनेट, एक सबसे पहला इंटरनेट, पहली इंटरनेट सेवा को क्या बोल देंगे हम, आर्पनेट। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंटर्स यूज ड्राई इंक पाउडर। ये इंकजेंट और ये वाला टॉपिक मैं दोबारा क्वेश्चंस के थ्रू दोबारा लेके आऊंगी, क्योंकि इस पीडीएफ में पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मैं अलग से लेके आऊंगी। ठीक है, जो एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगी ना मैं, उसके अंदर सारी लेके आऊंगी। ठीक है, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये तो हमने किया था।
इसका आंसर बताएं। Modem is a networking device. Modem is a voltage stabilizer. Modem converts analog signals to digital signals and vice versa. ये हमने पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा था। और आई गेस कल ही पढ़ा हमने। तो इसका ऑप्शन है आंसर बी। क्या है? सॉरी, सी ऑप्शन, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन। मॉडम क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है ना। और क्या है? मॉडम क्या है? कन्वर्ट कर सकता है किस चीज को? एनालॉग सिग्नल्स को किस डिजिटल में, और डिजिटल टू एनालॉग में। हमने कल पढ़ा था ना, एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। कौन कर सकता है? मॉडम कर सकता है। मॉडम। ओके, डीएनएस का फुल फॉर्म बताएं। डीएनएस स्टैंड्स फॉर? डीएनएस का मैम डोमेन नेम स्टैंडर्ड, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम, डायनामिक नेम स्टैंडर्ड, डायनामिक डोमेन, डायनामिक लिखा था इसका। इसका आंसर है डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम इसका आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्वयं। ठीक है, स्वयं। स्वयं, इसने बोला स्वयं पोर्टल भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के द्वारा, किसके द्वारा दिया गया है ये? MHRD, MHRD के थ्रू हमें क्या दिया गया है? ये स्वयं दिया गया है। ठीक है, और स्वयं का फुल फॉर्म पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, आई गेस। हाँ बिल्कुल पूछा है ये। ठीक है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद करके जाना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्या पता दोबारा आने की संभावना हो सकती है। ठीक है, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICT के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार किया गया एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। ये क्या है? एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है जो कि AICT की मदद के थ्रू MHRD ने क्या किया है? हमें परिभाषित किया है। यह एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है। क्या ये एक ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल है? स्वयं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल की घोषणा 1 फरवरी 2017 में की गई थी। इसका आम बजट में भारत सरकार द्वारा की गई थी, जिसको 9 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति माननीय प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया। ठीक है, प्रणब मुखर्जी ने लॉन्च किया। ये डेट आ सकती है, डेट फॉर द स्वयं 1 फरवरी 2017 को इसको क्या किया गया था? बना दिया गया था, घोषणा कर दी गई थी। और जुलाई 2017 में क्या हो गया था? इसको तत्कालिक मतलब कि इसको यूज कर दिया गया था, लॉन्च कर दिया गया था कि अब ये रेडी टू यूज है। इसमें क्या थी? हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की क्या है? इसमें हमारी हायर एजुकेशन जितनी भी है हमारी, हम वो स्वयं पर जाकर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमें बकायदा सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि यहाँ से आपने ये सर्टिफिकेट किया है, यहाँ से इतने घंटे की आपने वीडियोस चलाई हैं, इतनी देर आपने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दी है, इतनी देर आपने क्या है यहाँ पे काम किया है। ठीक, ये सब आपको क्या है? बकायदा एकदम बिल्कुल अप्रूवल सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे कि हमें किसी यूनिवर्सिटी से मिलता है ना, ऐसे गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट के थ्रू हमें स्वयं पे हमें क्या मिलेगा? किसी भी कोर्स करने के बाद, कंप्लीट करने के बाद उसको सर्टिफिकेशन मिलेगी हमें। और स्वयं पर हमारे क्या क्या मिलते हैं? हमें वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी कि अब कोई ऑनलाइन क्लास चल रही है और उस ऑनलाइन क्लास को हम ले नहीं पाए, रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगी, वीडियो लेक्चर्स चलेंगे। स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, जो रीडिंग मटेरियल है वो मिलेगा। डाउनलोडिंग और प्रिंटिंग का ऑप्शन आपको मिलेगा वहां पर। ठीक है, आप क्या कर सकते हो वहां पे, वो जो नोट्स जो आपको अवेलेबल करा रहे हैं वो वहां पर मिलेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठता है कि स्वयं क्या क्या वो देता है फैसिलिटीज।
ठीक है, तो आपको वीडियो लेक्चर्स देता है, आपको रीडिंग मटेरियल्स देता है, डाउनलोडिंग प्रिंटिंग की वो देता है, आपको फैसिलिटी देता है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट हमारे यहाँ पे पाए गए हैं। ठीक है, टेस्ट थ्रू द टेस्ट आर द क्विजेज, और इसने क्या बोल दिया, और एंड ऑनलाइन डिस्कशन भी होता है यहाँ पे, डाउट्स भी ले जाते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए क्या है यहाँ पर, टीचर्स भी निर्धारित किए गए हैं कि यहाँ स्पेशल इन दिनों क्या करना है आपको, टीचर्स से आप क्या कर सकते हो, डाउट ले सकते हो, कोई समझ नहीं आया टॉपिक वहां से आप बार बार पूछ सकते हो, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप जाके इन्फॉर्मेशन को दोबारा ले सकते हो, प्रिंट कर सकते हो उन जो भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है, जो भी नोट्स उन्हें प्रोवाइड कर रखे हैं, उनको आप डाउनलोड और प्रिंट भी कर सकते हो। ठीक है, ये कौन कौन इनको यूज कर सकता है, सब यूज कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में यूज हो सकती है, साइंस ह्यूमैनिटीज में यूज हो सकती है, लैंग्वेजेस में, कॉमर्स, मैनेजमेंट, लाइब्रेरी, एजुकेशन, हर प्रकार की एजुकेशन, हायर एजुकेशन हमारी क्या स्वयं पर हम कोई भी हायर एजुकेशन का हमारा कोर्स कर सकते हैं। ये हमारे कुछ 10 वो हैं, सॉरी 9, बाकी 10 हैं, मैंने तो 10 ही पढ़े हैं, एक इसमें है नहीं और नहीं है तो मैं बताऊंगी, और नहीं होगा तो मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, ओके, ये हमारे कुछ 10 क्वालिटी कंटेंट है जो हमें क्वालिटी देते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं और डिलीवर करते हैं, क्या 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। ठीक है, 10 नहीं है भाई, 9 ही है, 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो अपॉइंटेड किए गए हैं, जैसे कि कुछ कामों के लिए। ठीक है, एआईसीटी का कुछ काम है, जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, जैसे कि एआईसीटी दे दी और सामने फुल फॉर्म दे दिया। ठीक है, एनपीटीईएल दे दिया, सामने फुल फॉर्म दे दिया, यूजीसी दे दी, सामने फुल फॉर्म दे दिया। अच्छा, यूजीसी का काम क्या है, ठीक है, वो क्या कौन से डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, ठीक है, एनसीईआरटी किस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है, इग्नू किस डिपार्टमेंट को संभाल रहा है। और क्वेश्चन तो ऐसे भी आ जाएगा कि अरेंज देम 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, ऐसे आ जाएगा। अच्छा, ये भी आ जाएगा, चूज 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, कोई भी और 3-4 और अलग से दे देंगे और आपको नेशनल कोऑर्डिनेटर्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई ये, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी पेपर उठा लेना, कोई भी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, प्रीवियस ईयर का हर क्वेश्चन में पूछा गया है, एक क्वेश्चन तो पक्का है, ये तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एआईसीटी के बारे में बोला गया है, ये ऑल इंडिया काउंसिल फॉर द टेक्निकल एजुकेशन है। ठीक है, जो कि सेल्फ प्लेस्ड एंड इंटरनेशनल कोर्सेज कराता है। ठीक है, ये एनपीटीईएल आ गया, एनपीटीईएल का क्या है फुल फॉर्म, नेशनल प्रोग्राम ऑन द टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, क्या किस चीज के लिए, ये इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग जो है वो इनको कर सकते हैं, इस वाले प्लेटफॉर्म की सहायता से एनपीटीईएल वो फैसिलिटी देगी। ठीक है, यूजीसी क्या दे रही है, यूजीसी नेशनल ग्रांट कमीशन। ठीक है, यूजीसी क्या दे रही है हमें, यूजीसी हमें नॉन टेक्निकल पोस्ट, जो हम पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन जैसे कोर्सेज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, जो ये हमें स्वयं क्या कर रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर पे बिल्कुल सीक्वेंस में याद करनी है ये हमें, सीईसी। ठीक है, कंसोर्टियम फॉर एजुकेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा, विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर द अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन फ्रॉम द 9 कोऑर्डिनेटर्स ना, तो फिर हमें सिलेक्ट करना है किसको, सीईसी, कंसोर्टियम फॉर द एजुकेशन कम्युनिकेशन। ठीक है, फिर है हमारा एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन, ये किस चीज के लिए है, हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए। ठीक, स्कूल एजुकेशन के लिए पूछ लेंगे विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर द स्कूल एजुकेशन, तो फिर हमारा फ्रॉम द 9 कोऑर्डिनेटर्स इज एनसीईआरटी। या ये पूछ लेंगे कि विच इज द 5th नेशनल कोऑर्डिनेटर्स, 4th कोऑर्डिनेटर, 3rd नेशनल कोऑर्डिनेटर। मैम आपकी वॉइस कट के आ रही है मैम, ओके, क्लियर नहीं आ रही आवाज, अब आ रही है मैम अब आई है। ओके ओके, ठीक, थैंक यू। कहाँ से नहीं आ रही थी आवाज, मैं दोबारा करा देती हूँ। बस मैम ये एनसीईआरटी से।
ओके एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी किस चीज के लिए है? नेशनल काउंसिल ऑफ द एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। ये हमारे स्कूल एजुकेशन के लिए आई है, ठीक है। और ये इनकी ना ईयर्स भी होते हैं, ठीक, कि किस ईयर में आई है। एनसीईआरटी आई थी शायद 1985 में, और आप एक बार सर्च करके मुझे बता देना, अदरवाइज 1985 में हमारा एनसीईआरटी आया है, ठीक है। एनआईओएस किस चीज के लिए है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूल के लिए कौन आया है हमारा? स्कूल एजुकेशन। एनआईओएस। बार बार क्यों हो रहा है? Hold on. जी, और ये भी किस चीज के लिए आया है? स्कूल एजुकेशन के लिए आया था। स्कूल एजुकेशन के लिए हमने दो प्रोटोकॉल पढ़े हैं, दो दो नेशनल कोऑर्डिनेटर पढ़े हैं। कौन से? एनसीईआरटी और मैम एनआईओएस, ठीक है। एनसीईआरटी फिर हमारा, एनआईओएस। हाँ जी, एनसीईआरटी और एनआईओएस। फिर हमारा 7th नंबर पर है इग्नू। इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स ये है, के लिए अटेंडिंग क्लास नहीं ले लेते हैं, एसओएल वाली जो क्लासेस रहती है ना, नॉन अटेंडिंग, हमें कॉलेज यस में मैम। ना जाकर के, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया सर्टिफिकेट मिलेगा, जैसे कि हम और सभी को मिलता है ना, ऐसे इग्नू प्रोवाइड करती है फैसिलिटी कि हम डिस्टेंस लर्निंग को क्या है, डिस्टेंस लर्निंग से भी हम क्या करते हैं, अपनी हायर एजुकेशन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे 8 नंबर पर आईआईएमबी, इंडियन इंस्टीट्यूट बेंगलोर, ठीक है। ये किस चीज के लिए है? मैनेजमेंट फॉर द स्टडीज, ठीक है। फिर है हमारा 9th नंबर पर एनआईटीटीआर, ट्रेनिंग एंड रिसर्च। इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी आ जाती है, बिल्कुल एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना है। जो ये फाइल है, ये फाइल पूरी एकदम लर्न करनी है, ये फाइल बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, ठीक है। बिल्कुल क्वेश्चन आएंगे, और 100% आएंगे क्वेश्चन, दिखेगा ही दिखेगा, एक मैसेज की फॉर्म में दिखे या फिर फुल फॉर्म की उसमें दिखे, और ये कैसे भी दिखे, क्वेश्चन जरूर दिखेगा वहां यहाँ से, ठीक है। ये हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के लिए होता है। फिर हमारा है स्कूल एजुकेशन के लिए, हमारा यहाँ पे एनआईओएस और एनसीईआरटी अलग से दे रखा है। आउट ऑफ द स्कूल एजुकेशन के लिए हमारा कौन कौन है? इग्नू और एनआईटीटीआर है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए हमारा एनपीटीईएल है, एआईसीटीई है, सीईसी है और आईआईएमबी है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारा पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के लिए कौन कौन है? एनपीटीईएल है, एआईसीटीई है, आईआईएमबी है और यूजीसी है। ये हमारा किस चीज के लिए है? पोस्ट एजुकेशन के लिए, ओके क्लियर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत, ठीक है। स्वयं प्रभा में कुछ नया भी ऐड हुआ है इस साल ही, पिछले महीने में ही, वो मैं कल लेके आती हूँ, पक्का से एकदम से याद से लेके आऊंगी। और अगर मुझे ना याद रहे तो मुझे क्लास के बीच में याद दिलाना, मैं एट ए टाइम पे कराऊंगी, ओके। स्वयं प्रभा, स्वयं प्रभा, इसने बोला स्वयं प्रभा जी सेट 15, जी सेट 15 ऐसे लिखते हैं हम इसको, GSAT सेट, SAT, अरे यार ठीक रिपीटेड है, सॉरी आया हुआ है क्या? स्वयं प्रभा का सैटेलाइट का नाम क्या है? GSAT 15, ठीक है। GSAT 15 ने इसको इंट्रोड्यूस किया है, किसको? स्वयं प्रभा को, ठीक है। स्वयं अलग है और स्वयं प्रभा अलग है, दोनों कॉन्सेप्ट अलग है। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हमें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलती है, वहां से हमें सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, उसके 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, ठीक है। और ये स्वयं प्रभा है, यहाँ पर ये उससे अलग है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 24/7 क्या मिल रही है आपको? हायर एजुकेशन वाले शिक्षक कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए समर्पित
32 DTH चैनलों का एक समूह है। पहले तो 32 था, अब ये कितना हो गया है? 40 चैनल। तो 40 लिखे ठीक मैम है, इसमें। पहले हाँ जी 40 चैनल आ गए हैं। ठीक है, अब स्वयं प्रभा में 40 चैनलों का क्या आ गया है? समूह आ गया है चैनलों का। हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए, देखो क्वेश्चन क्या आएगा वहां से, क्वेश्चन ये टॉपिक क्लियर हो गया ना, तो एकदम चीज क्लियर हो गई, तो क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। इसने बोला हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री, ठीक है, होती है, जिसे एक दिन में 5 बार दोहराया जाता है। ठीक है, जिसको 5 बार दोहराया जाएगा, जैसे कि कोई भी सीरियल होता था, कोई भी सीरियल का टाइम हो गया 9 बजे आ गया, ठीक है, कोई 9 बजे आ गया, 9:30 आ गया, फिर 10 बजे आ गया, 10:30, 11:30, 12:30, ऐसे सारे सीरियल आके एक बार खत्म हो गए। फिर क्या होता था कि ना नेक्स्ट डे उसी सेम चैनल पर क्या होता था, वो सीरियल सारे रिपीट होते थे, जो रात को आ गए, फिर अगले दिन उसको क्या करते थे वो लोग, रिपीट करते थे। ठीक है, ऐसे ही स्वयं प्रभा पे क्या होता है कि हर दिन कम से कम 4 घंटे के लिए नई सामग्री होती है। हर दिन, जैसे कि आज एक दिन है, आज कोई क्लास चली है, 4 घंटे की कोई आपको एजुकेशन मिली है, उस 4 घंटे की एजुकेशन को 24 घंटे चलेगी वो। ठीक है, ऐसे रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, रिपीट पे रिपीट, कितने बार रिपीट होगी वो? 5 बार। 5 चौके 20। सॉरी, जिससे छात्र अपने सुविधा के लिए समय चुन सकेंगे कि हमें कौन सा वाला सेशन लेना है, मॉर्निंग वाला लेना है, बीच में लेना है, किधर लेना है, किस टाइम पे लेना है ना, अपने अकॉर्डिंग ही ले लेते हैं। चैनल BISAG गांधीनगर से अपलिंक किए गए हैं। जितने भी चैनल आते हैं आपके पास, ये कहाँ से आते हैं? ये बिसिज, BISAG बिसेज से आते हैं, गांधीनगर में इसका क्या है? लिंक है। ठीक है, सामग्री से कौन कौन है यहाँ पर? सामग्री में देखो चैनल्स है यहाँ पर, NPTEL, IITS, UGC, CEC, इग्नू, NCERT और NIOS। ठीक है, इनके द्वारा क्या है, हमारे स्वयं प्रभा क्या करती हैं? कार्यरत रहती हैं, ये के द्वारा प्रदान की जाती है। द इन्फ्लिबिनेट सेंटर, जो एक सेंटर है ये इन्फ्लिबिनेट, ठीक है, वेब पोर्टल का रख रखाव करता है। वेब पोर्टल पर कैसे, किस टाइम पर क्या हो रहा है, किस टाइम पर क्या चैनल चल रहा है ना, इन सबको कौन देख रेख कर रहा है? इनको इन्फ्लिबिनेट सेंटर जो है वो रख रखाव कर रहा है। ठीक है, इस वेब का ध्यान रख रहा है। इसने नीचे बोला द स्वयं प्रभा इज ए ग्रुप ऑफ 32 DTH चैनल devoted to telecasting of high quality educational programs on 24/7 basis using G satellite 15। ठीक है, जो हमने अभी ऊपर पढ़ाई है, ऊपर नीचे इंग्लिश में, ये मैम एवरी जो डे आपने देयर विल, सॉरी मैम, जो आपने ये सामग्री बोली ना, NPTEL, IITS, UGC, तो ये सब हाँ मतलब जी, जो चैनल में दिखाए जाएंगे सब्जेक्ट्स के, वो इतने से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के दिखाए जाएंगे ना, इग्नू से नहीं 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 रिलेटेड? नहीं, फिर जो क्या कंटेंट, सामग्री है? हाँ हाँ, हाँ जी बिल्कुल, हाँ यही यही हाँ, यही हायर यही से एजुकेशन ना। में, हाँ हाँ, यहीं से दिखाई जाएगी, इन्हीं तो से मैम हमने रिलेटेड जो चीजें। जो हमने 9 पढ़ी, 9 जी नेशनल कोऑर्डिनेटर, उनमें से हम ये 7 का ही याद करेंगे ना इसमें? हाँ जी, 1 2 बिल्कुल 3 बिल्कुल 4 5 बिल्कुल। 7, और 2 क्वेश्चन ना ऐसा है जो बहुत नहीं घुमा है, के, जी 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 जी, और बेंगलोर वाला क्वेश्चन ना। बिल्कुल घुमा के भी पूछेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, घुमा के हम्म। भी क्या देंगे कि आप पूछ लेंगे कि वो कंटेंट्स सर्च सिलेक्ट करो जो स्वयं प्रभा ने जो स्वयं प्रभा को प्रोवाइड करते हैं कंटेंट, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से दो नहीं करते हैं, तो आप क्वेश्चन इजीली आराम से अटेम्प्ट करके आओगे, है ना। अगर आपको इन्फॉर्मेशन का पता है ना, बेसिक चीजों का पता है कि ये चीज में ये है, तो फिर उसके बाहर कुछ भी आ जाए फिर क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, क्लियर। यस मैम। ये NAD के लिए हमारी जो लैंग्वेज है वो ठीक नहीं है, तो मैं कराती हूँ। नेक्स्ट है हमारा 4th नंबर पर NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी, अब आपको डिजिटल से समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ डिजिटली चीजें हैं, कि लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में क्या होती हैं? बुक्स होती हैं, क्या होती हैं? बुक्स होती हैं। नेशनल क्या है? हाँ, राष्ट्र पर, राष्ट्र पर स्टेट। डिजिटली आपको कोई बुक्स का भंडार
जो मिल रहा है आपको उसको हम क्या बोल रहे हैं, राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी। एक एकल गाड़ी खोज सुविधा, सिंगल विंडो सर्च फैसिलिटी आपको क्या दे रही है, फैसिलिटी मिल रही है यहाँ पर। क्या आप एक सिंगल सिंगल आप क्या कर रहे हो यहाँ पर यूज कर रहे हो के तरह सीखने के संसाधन के आभासी भंडार का एक ढांचा विकसित करने की परियोजना है। इससे क्या, कोई भी है, अब मैं हूं, मैं मेरे घर पे बैठी हूँ, मेरे को कोई भी बुक पढ़नी है, कोई भी डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया में जाऊंगी और वहां से सिंगल यूजर हूं मैं, है ना, अपना बुक खोल ली और उसको पढ़ा। और अगर कोई बुक खरीदने के लायक है, हमें पैसा देने की है तो वहां पे पैसे दे दिए, नहीं है तो नहीं दिए, है ना। इसने बोला जो ये एनडीएल है, एमएचआरडी के द्वारा ही क्या है, के द्वारा ही एनएमईआईसीटी के तहत आईआईटी खड़गपुर, ये क्वेश्चन खड़गपुर के लिए तो नहीं पूछा गया था, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था आईआईटी कानपुर के लिए कि आईआईटी कानपुर, ये क्वेश्चन खड़गपुर से तो नहीं आया है, आईआईटी कानपुर से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब वो क्वेश्चन मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, बट आईआईटी कानपुर से भी क्वेश्चन पूछा गया था। कहाँ से, ये स्वयंप्रभा में ही है, स्वयंप्रभा के जो चैनल है ना हमारे 40, है ना, इसमें ये ना शायद 4th नंबर वाला जो चैनल है वो 4th नंबर का आईआईटी, हाँ जो 4th नंबर वाला सीईसी जो चैनल है ना, अंडर ग्रेजुएट सीईसी। नहीं वो तो सुनो, ये तो है ना 9 कोऑर्डिनेटर्स हैं, ये जो 40 चैनल्स मैंने इसका जो बोला है, ना, ये 40 चैनल्स हैं, ये 40 चैनल्स जो मैंने अच्छा बोले हैं ना, अच्छा अच्छा। ये 40 चैनल हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि 5th चैनल का नाम बताओ, 10th चैनल का नाम बताओ, 11th चैनल का नाम बताओ, ओके, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट ओके, पूछेंगे। तो इनके जी चैनल्स जी का है जी, मैम, भी नाम बताइए। अलग से लेके आती हूँ जी मैं, बिल्कुल। यस मैम, मतलब जी देख जी लेंगे ना उसको एक बार। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत वास्ट है हमारी आईटी, जितना भी हम निकालेंगे ना आईटी, उतनी गहरी है, उतनी ही गहरी। इसने बोला भारत की राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी का विकास एक राष्ट्रीय संपत्ति के निर्माण की ओर शीर्षक वाली परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, किसके थ्रू, एमएचआरडी एनएमईआईसीटी के तहत आईआईटी खड़गपुर को। ठीक है, खड़गपुर से क्या नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को क्या मिली गई है, मंजूरी मिली गई है। ठीक है, इसके माध्यम से यहाँ 3 करोड़ से अधिक डिजिटल संसाधन उपलब्ध है, 3 करोड़ से ज्यादा इस पे डिजिटल उपलब्ध है संसाधन, रिसोर्सेज। लगभग 20 लाख सक्रिय उपयोगिताओं कर्ताओं के साथ 50 लाख से 15 लाख से अधिक छात्राओं ने एनडीएल में अपना पंजीकरण कराया है। ठीक है, मतलब पंजीकरण मतलब शायद एडमिशन, ठीक है, इसमें एडमिशन कराया गया, इनरोल हुए हैं मतलब। ठीक है, एनडीएल का एक मोबाइल ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध है, मतलब कि एनडीए में, मतलब कि मोबाइल के ऐप से भी क्या है, आप मोबाइल एनडीएल जो है उसके उससे आप अपने फोन में खोल सकते हो उसको। एनडीएल के माध्यम से 72 लाख से अधिक डिजिटल पुस्तकें उपलब्ध हैं। सामग्री शिक्षा के लगभग सभी प्रमुख क्षेत्रों और स्कूल स्तर से शिक्षा के सभी प्रमुख स्तरों को जीवन भर सीखने वाले शिक्षार्थियों सहित शिक्षा के उत्तम स्तर तक कवर करती है। ठीक है, जितनी हायर एजुकेशन तक ये क्या करती है, कवर करती है हमारी सारी बुक्स को। यह एक डिजिटल भंडार है जिसमें पाठ्य पुस्तकें, लेख, वीडियो, ऑडियो, पुस्तकें, व्याख्यान और सिमुलेशन, कथा, अन्य सभी प्रकार के शिक्षण मीडिया शामिल हैं। ठीक है, ये एनडीएल, ये हमारी नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईपीजी पाठशाला। ठीक है, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ये भी किसके थ्रू दिया गया है, एमएचआरडी के थ्रू दिया गया। क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट, हमें अगर चीजों का पता है तो क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट पूछेंगे कि ईपीजी पाठशाला किसके थ्रू खोला गया है, तो एमएचआरडी के थ्रू। ठीक है, ये अपनी कुछ सेल्फ नोट्स बना लीजिए कि हाँ एमएचआरडी ने किन किन का क्या किया है, किन किन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये पहले एमएचआरडी के द्वारा आईसीटी एनएमईआईसीटी के माध्यम से एजुकेशन पर नेशनल मिशन के तहत इसकी शुरुआत की गई थी, जिसका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन
इसका संचालन करती है। ठीक है, किसका? MHRD का संचालन कौन कर रही है? UGC संचालन कर रही है। हमारे देश के सभी पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि सोशल साइंस, आर्ट्स, फाइन आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, नेचुरल, मैथमेटिकल साइंस, लिंग्विस्टिक्स एंड द लैंग्वेजेस, 70 विषयों में शिक्षा प्रणाली उच्च गुणवत्ता, मतलब कि हाई क्वालिटी में आपको क्या मिल रही है यहाँ पर? पाठ्यक्रम आधारित इंटरएक्टिव ई सामग्री, मतलब इंटरेक्टिव चीजें मिल रही है। इंटरेक्टिव क्या होती है? जैसे कि आपको टेक्स्ट भी मिल रहा है, ऑडियो भी मिल रही है, वीडियो भी मिल रही है, ग्राफिक्स भी मिल रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स भी मिल रहे हैं, ऐसे कुछ तस्वीरें भी मिल रही हैं। ठीक है, हर चीज का क्या इंटरेक्टिव सामग्री मिल रही है। कहाँ पर? EPG पाठशाला में। भारतीय विश्वविद्यालयों और देश भर के अन्य अनुसंधानों एवं विकास संस्थाओं में काम कर रहे विषय विशेषज्ञों द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, प्रत्येक विषय में इन्वेस्टिगेटर, पेपर कोऑर्डिनेटर, कंटेंट राइटर, कंटेंट रिव्यूअर, लैंग्वेज एडिटर और मल्टीमीडिया टीम कार्य करती है। ये नहीं कि एक बार कोई भी डाटा अपलोड कर दिया उसको कोई पढ़ा रहेगा, नहीं, हर कंटेंट दोबारा लिखा जाएगा, इन्वेस्टिगेटर होगा अलग से कि हाँ ये कंटेंट में किस चीज की जरूरत है, वहां पे पेपर कोऑर्डिनेशन रहेगा कि हाँ अभी यहाँ पे एक कंटेंट की भी जरूरत है, राइटर भी होगा वहां पर। जैसे कि मुझे इसमें कोई कमी दिखी, अभी पीछे वाला जो स्लाइड था, ये वाला मेरा, ठीक है, ये 40 चैनल वाला, अभी इसमें 40 चैनल नहीं लिखे हुए। ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं क्या कर दूंगी, कंटेंट राइटर हूँ, मैं क्या करूंगी, कल मैं आपके लिए कंटेंट लेके आऊंगी, लिख के लेके आऊंगी कि 40 जो हमारे चैनल हैं वो कौन से हैं ना। तो जो मतलब कि अगर किसी चीज में अगर कोई कमी है तो वहां पे वो इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्टिगेशन करेगा, पेपर कोऑर्डिनेटर देखेगा, कंटेंट राइटर है वो कंटेंट लिख देगा, और रिव्यूजर, लैंग्वेज एडिटर और मल्टीमीडिया टीम कार्य करके उसको हमें पेश कर देगी। ठीक है, क्लियर? यस मैम। जी, अब देखो ऐसे ना काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं, ये तो कुछ गिने चुने प्लेटफॉर्म्स हमने उठाए हैं। ठीक है, काफी सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि हमारे हायर एजुकेशन में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट है ई अध्ययन, जो कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के लिए 700 प्लस ई पुस्तकें प्रदान करती हैं। 700 से ज्यादा किताबें कहाँ पे मिलती है हमारी? ई अध्ययन पे। क्या मिलती हैं? ई अध्ययन पे 700 से ज्यादा पुस्तकें मिलती हैं। ये एक ऐसा मंच है, सभी ई पुस्तकें EPG पाठशाला पाठ्यक्रमों से ली गई हैं। यह वीडियो सामग्री की प्ले लिस्ट की सुविधा भी देती हैं। अब जैसे कि मैंने कोई कंटेंट डाला, अब मेरी ये जो भी PDF है, ये PDF मैंने डाल दी, अब ये PDF भी दे दी मैंने आपको, और वहां पर मैंने वीडियो क्वालिटी भी दे दी कि आपको समझाने के लिए, जो आपको मैं कंटेंट और जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ उसको समझाने के लिए भी क्या है, मैं क्या कर रही हूँ, प्लेलिस्ट दे रही हूँ, वीडियो सामग्री भी क्या कर रही हूँ वहां पर अपलोड कर रही हूँ। ठीक है, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा UGC MOOC। ठीक है, ये UGC MOOC क्या है? ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमें ये क्या करता है, हमें इंफॉर्मेशन देता है। ये भी हमारा स्वयं प्रभा के जैसे ही काम करता है, सॉरी स्वयं के जैसे ही काम करता है, ए वर्टिकल ऑफ स्वयं के जैसा ही है। ठीक है, UGC MOOC स्वयं पाठ्यक्रम एक MHRD, ये भी किसके थ्रू दिया गया है? MHRD के थ्रू दिया गया है। स्नातकोत्तर विषयों पर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्य क्षेत्र है। UGC स्वयं के राष्ट्रीय समन्वयक में से एक है, और इन्फ्लिबनेट जो हमने पीछे भी पढ़ा था ना, वो एक तकनीकी होती है जिसको हम जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। UGC क्या करती है, उसको क्या MOOC के द्वारा हमें वो प्रोवाइड कर देती है, MOOC। ई पाठशाला, ठीक है, ई पाठशाला इज द वन वर्टिकल ऑफ द EPG। जैसे कि हमने EPG पढ़ा था ना, ई पाठशाला भी पीछे पढ़ा था, वो सेम है इसका भी वर्टिकल। ठीक है, विच इज सॉफ्टवेयर ड्राइवन ऑफ द कोर्स, जो एक सॉफ्टवेयर कोर्स है। कंटेंट पैकेज है, इसके अंदर फैसिलिटीज है कि स्टूडेंट परसुइंग जो भी रहेंगे यहाँ पे हायर एजुकेशन वाले PG लेवल पे, उनकी जो लर्निंग है वो कैसी रहेगी,
डिस्टेंस रहेगी एज वेल एज कैंपस लर्निंग, दोनों मोड रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, आप यहाँ पे डिस्टेंस लर्निंग भी ले सकते हो और यहाँ पे आप कैंपस लर्निंग भी ले सकते हो, मतलब कि लाइव क्लासेस भी जाके, मतलब कि कैंपस में जाके आप यूनिवर्सिटी जाके बकायदा वहां पर बैठ के पढ़ भी सकते हो और डिस्टेंस लर्निंग भी आप यहाँ पर ले सकते हो। कौन दे सकता है? ये ई पाठशाला, ई पाठ्यक्रम। ठीक है, ई पाठ्यक्रम क्या देता है? दोनों फैसिलिटी देता है। कौन सी? डिस्टेंस लर्निंग भी और कॉलेज लर्निंग भी। ओके, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेंगे, ई पाठशाला दे देंगे कि क्या नाम है, कौन सा प्लेटफॉर्म है जो हमें लर्निंग मोड देता है, दोनों लर्निंग मोड, कैंपस मोड भी और डिस्टेंस लर्निंग भी, तो हमें कौन देता है? ई पाठ्यक्रम। क्लियर? Yes, ma'am. आज यहीं तक करते हैं, इसको रिवाइज करके आना। Yes, ma'am. काफी है Yes, ma'am. जी। मैम अब कितना रह गया क्लास हमारी?